हाय बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमने इससे पहली क्लास में आपको फलन के बारे में बताया था कि फलन क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो आपने पढ़ लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि वो आपने पढ़ के देखा होगा कि कैसे कैसे इसको परिभाषित किया जाता है, उसके प्रकार क्या होते हैं। फिगर से अगर हम दिखाएं उस चीज़ को तो किस प्रकार से वो दिखाया जाता है। जैसे कि आपको याद होगा 1-to-1 मैपिंग आई थी हमारी, एक की मैपिंग आई थी या आच्छादक, और एक ऐसी मैपिंग आई थी इसमें दोनों होते हैं 1-to-1 या आच्छादक। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इस क्लास में उसके आगे बढ़ता हूँ और उन सभी परिभाषा पर आधारित जो हमारे सवाल हैं एनसीईआरटी की बुक्स में, उदाहरण किसके बच्चों, फलन के, आज हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो बच्चों अब मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, तो उसको सावधानी से ध्यानपूर्वक आप देखिए कि किस किस प्रकार उसको सवाल को किया जाना है और कैसे कैसे जो आपको बताया गया था, प्रांत, सहप्रांत, परिसर, एफ इमेज, वो सब कुछ। और साथ साथ बच्चों में कुछ समुच्चय ऐसे होते हैं जो बुक्स में ना शॉर्टकट में दिए होते हैं, जैसे कि आपको आर लिख देगा या जेड लिख देगा। तो उसके बारे में भी हम आपको एक बार बता देंगे कि आखिर को समुच्चय किस किस प्रकार के होते हैं, सवाल के साथ साथ दिखा देंगे हम। तो अब हम शुरू करते हैं उदाहरण आपका 7। ठीक है, फलन के जो आगे है परिभाषा के बाद जो हमारा आ रहा है उदाहरण 7 आ रहा है। अब जरा बच्चों इस पर ध्यान दीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सवाल में पहले आपको पढ़ के बताऊंगा और फिर किस किस प्रकार इसको करना है वो देखेंगे आगे। ठीक है, सवाल 7 में देखो बच्चों क्या है। मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है, मतलब एक हमें कक्षा दे रखी है, ठीक है, उसमें 50 विद्यार्थी हैं। इस बात का ध्यान देना है बच्चों, विद्यार्थी कितने हैं इसमें, 50 हैं, और उनका जो समुच्चय है वो क्या दे रखा है हमें, ए। ठीक है, मान लीजिए f such that a to n, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फलन जो हमारा होता है वो कैसे जाता है, f g h कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद क्या, किस समुच्चय से किस समुच्चय की ओर हम जाएंगे। अब जैसे यहाँ देखिए कि फंक्शन या फलन हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, a to n, और हमें जो फलन परिभाषित कर रखा है वो किस रूप में दे रखा है उसको ध्यान दीजिए। f(x) बराबर दे रखा है विद्यार्थी x का रोल नंबर। ठीक है बच्चों, मतलब f(x) बराबर हमें क्या दे रखा है कि यहाँ जो नंबर आएगा बराबर के वो विद्यार्थी x का रोल नंबर है। आगे द्वारा परिभाषित एक फलन है, सिद्ध कीजिए f एक की है किंतु आच्छादक नहीं है। तो बच्चों सवाल, फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है हमारा, a to n, a समुच्चय किस चीज़ का है आपका, 50 विद्यार्थियों का। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा a to n जा रहा है, f(x) हमें दे रखा है विद्यार्थी x का रोल नंबर। ठीक है, और हमें दिखाना है एक ही होगा परंतु आच्छादक नहीं होगा। तो अब मैं आपको उसको करके बताऊंगा कि किस प्रकार हमारा होना है। पहले बच्चों सवाल को करने से पहले आखिरकार समझिए कि ये किस प्रकार हम इसको हल करेंगे। किसी कक्षा में बच्चों अगर मैं कहता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर 10 बच्चे हैं, तो ये सिंपल सी बात है, अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के रोल नंबर अलग अलग होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप जानते हैं। उसी प्रकार अगर किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं तो हमको पता है 50 विद्यार्थियों के नंबर जो होंगे, रोल नंबर, वो अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब ये है, मान लो जैसे कि पहला विद्यार्थी है तो पहले का रोल नंबर पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। तो इसका मतलब ये है कि एक से हम एक पर जा रहे हैं, जैसे एक विद्यार्थी एक रोल नंबर, दूसरा विद्यार्थी दूसरा, तीसरा तीसरा। तो जब हम एक से एक पर जाते हैं तो फलन वो क्या होता है, जैसे मैंने आपको इससे पहली क्लास में बताया था, अगर एक से एक पर हम जाते हैं तो फलन हमारा होता है वो एक ही। तो बस जो मैंने आपको अभी इसमें कहा है वो ही पूरी एक लैंग्वेज या एक बात परिभाषा आपको यहाँ पर लिख के बतानी है कि अगर 50 विद्यार्थी हैं तो उनके नंबर अलग अलग होंगे, और अलग अलग होंगे तो फलन हमारा क्या हो गया, एक ही। ठीक है, अब बच्चों देखो जैसे मैं आपको बता रहा था
ये दे रखा है ए टू एन, तो ए तो हमारा समुच्चय किसका है, विद्यार्थियों का है, पर एन क्या है, तो मैं इसकी बात कर रहा था अभी कि जैसे मैं आपको लिखाते रहूंगा साथ साथ, यहाँ पर एन का मतलब है आपका जो होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो शुरू किससे होते हैं, एक से, मतलब 1 2 3 4 आपके चलते जाएंगे, वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मैं आपको अलग से यहाँ पर उसको साथ साथ लिखा दूंगा, जिससे कि वो आपको याद रहे कि किसको कैसे बोलना है, कहीं एन आ जाएगा, कहीं जेड आ जाएगा आपका, तो हम साथ साथ को लिखाते रहेंगे। अब जरा देखते हैं इसको करना कैसे है, तो हम क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न, ठीक है बच्चों, भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के रोल नंबर, ठीक है बच्चों, भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के रोल नंबर भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है, भिन्न भिन्न होंगे। तो बच्चों जरा, अगर विद्यार्थियों के रोल नंबर अलग अलग विद्यार्थियों के, जैसे मैंने आपको बताया रोल नंबर अलग का अलग होगा, मतलब 1 का 1 2 का 2, तो इसका मतलब ये है कि हम 1 से 1 पर जा रहे हैं। तो जब 1 से 1 पर जाते हैं तो जो हमारा फलन होता है या जो फंक्शन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, 1 1 ही। तो जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी कि स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के रोल नंबर भिन्न भिन्न होंगे, तब फलन एकेकी, तब फलन एकेकी हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तब फलन एकेकी हो जाएगा, क्योंकि 1 से 1 पर जा रहे हैं, तो 1 से जब 1 पर जाते हैं तो फलन हमारा क्या होता है, एकेकी। जैसे मैंने आपको कल बताया था, और यही बात मैं आपको बार बार कहूंगा कि अगर आपने जो हमने आपको कल बताया था, एकेकी, आच्छादक, एकेकी और आच्छादक कैसे लिखा जाता है, कहाँ से क्या उसकी परिभाषा होती है, वो अगर आपको पता नहीं है या आप इसको नहीं पढ़ पाए तो इसको समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप बस, मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपको जो जो चीज़ बताई जाए उसको अच्छे से पढ़ें, और तब अगली क्लास में आप देखिए उसका यूज़ हम किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के रोल नंबर हमारे भिन्न भिन्न होंगे, तब फलन 1 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फलन क्या हो गया, 1 1 ही। अब बात करते हैं बच्चों आच्छादक की। आच्छादक मैंने आपको जो कल बताया था इससे पहली क्लास में, वो क्या था, 2 समुच्चय हैं हमारे ए और बी, ठीक है, ए और बी हमारे 2 समुच्चय हैं। अगर बी समुच्चय में सारे अवयव जुड़े हों ए के सारे अवयव से, मतलब यह है कि बी में कोई सभी हमारा अवयव छूटना नहीं चाहिए। मतलब आपको मैं एक चीज बताई थी कि बी के जो अवयव होते हैं जो ए से कनेक्ट होते हैं वो हमारे कहलाता है उसका एफ प्रतिबिंब। तो मतलब बी के सारे अवयव के जो हमारे हैं प्रतिबिंब बनने चाहिए, अगर एक भी छूट गया तो वो हमारा आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। अब जरा हम यहाँ पर आते हैं, फलन जा रहा है ए टू एन, ए जो हमारा है वो 50 विद्यार्थियों का एक समुच्चय है, ठीक है बच्चों। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए टू एन, देखो मैं आपको यहाँ अलग से दिखाऊंगा, अब चाहो तो आप इसको अलग से नोट कर लीजिए। एन हमारा है, एन है प्राकृतिक, एन है प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है बच्चों, एन है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, और मैंने आपको कहा भी है कि मैं साथ साथ इसको लिखाने की कोशिश करूंगा जहां जहां इसमें जरूरत पड़ेगी। तो एन जो है हमारा वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर आच्छादक ये नहीं है
तो इसका मतलब ये बात पक्का है कि n जो हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, n में कम से कम एक ऐसा अवयव होगा जो f प्रतिबिंब नहीं होगा एक ही अवयव का। कम से कम एक तो होगा ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम बात करेंगे कम से कम एक ही। अब मैं देखो इसी बात को आपको फिगर में भी बताने की कोशिश करता हूँ, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जरा देखते हैं। आइए, जैसे हम ये मान लें, ठीक है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, मैं कोशिश करूंगा कि जहां जहां फिगर से हमारा हो सकते हैं वो हो जाए। ये हमारा हो गया 2a to n। अब जरा इस बात पर ध्यान देना, जैसे आपको मैंने कल बताया था, अगर ये जाता है a to n तो ये एरो जाएगा ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हमने मान लिया a और इसको मान लिया हमने n। एक को हमने मान लिया a और दूसरे को हमने क्या मान लिया बच्चों, n मान लिया। a जो है वो 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है, तो उसका मतलब ये है कि a में हमारे 50 विद्यार्थी होंगे। तो अब देखो इतने छोटे से बॉक्स में या एक गोले में 50 तो हमारा आ नहीं पाएगा, तो मैं इसको देखो किस तरीके से लिख रहा हूँ, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने 1 2 3 लिख दिया बच्चों। ठीक है, 1 2 3। सबसे मेन बात यह है कि आपको वो बात समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए में 50 है, तुम 50 के 50 तो लिखने वाले हैं नहीं, बहुत सारी गिनती हो जाएगी। 1 2 3 और थोड़ा बच्चों यहाँ पर डैश करके आप सीधा यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, 1 से हम खत्म पहुँच गए 50 तक। n जो हमें दे रखा है वो दे रखा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं जो आपको मैंने बताया था वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं, मतलब 1 से शुरू होंगी और जहाँ तक वो कहता है वो। तो अब इसका मतलब ये है कि n हमारा समुच्चय किसका है, प्राकृतिक संख्याओं का। तो यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ 1 2 3। अब ये बच्चों हमारा चलता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमसे नहीं कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का जो हमारा समुच्चय है उसको हमें 50 तक लेना है, 100 तक लेना है, तो हमारा चलता जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों जैसे मैंने मान लिया कि ये हमारा 50 आ रहा है और ये हमारा कितना आ रहा है 51। ठीक है, मैंने फिलहाल इसको 51 तक ही मान लिया, ये और भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये नहीं कि 51 तक आएगा। मैंने क्या बताया आपको कि अछादक के लिए कम से कम एक अवयव f प्रतिबिंब नहीं होगा, तो मैं उसके अनुसार मैंने इसको यहाँ तक रोक दिया फिलहाल। ठीक है, ऊपर से जो हमारा था फलन वो क्या आ गया, एक एक ही। एक एक ही का मतलब यह है कि एक से हम एक पर जा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा एक अंदाजा और लीजिए कि जैसे मैं देखो 1 से 1 पर आ गया, 2 से 2 पर आ गया, 3 से 3 पर, और जैसे बच्चों और हमारा चलते जाएगा ऐसे ही हम 50 से कहाँ आ गए, 50 पर आ गए। अब बच्चों जरा इस फिगर पर ध्यान दीजिए, n जो समुच्चय है प्राकृतिक संख्याओं का उस पर एक अवयव 51 भी आ रहा है जो f इमेज नहीं है a के अवयव की। और जब n में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, मैं कम से कम इसलिए कह रहा हूं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप एक दिखा देंगे तो वहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर 51 ऐसा है जो हमारा f इमेज नहीं है a के अवयव की, और जब इमेज नहीं होती है तो फलन क्या नहीं होता आपका, अछादक। सवाल खत्म। ठीक है बच्चों, तो इस बात का आप जरा ध्यान देना। तो अब देखो जो पूरी बात थी उसका आंसर यहाँ पर आगे खत्म हो गया है। ऊपर से भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के रोल नंबर भिन्न भिन्न होंगे, मतलब एक का एक, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। तो 50 विद्यार्थी थे तो 50 से 50 तक उसके रोल नंबर खत्म हो जाएंगे। पर जो n है वो हमारा 50 के आगे भी आएगा। जब आगे आएगा तो ये 51 52 53, मैंने कम से कम 51 52 53 में एक पकड़ लिया। 51 किसी का f प्रतिबिंब नहीं होगा, और नहीं होगा तो फलन हमारा छादक नहीं होगा। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए। तो आप इसी बात को ये लिख के ना यहाँ पर दिखा सकते हैं फिगर के बाद क्या होगा। 51, ठीक है बच्चों, ये आप ये लिख दीजिए, इससे पहले और सही आएगा। अवयव 51, ठीक है बच्चों, अवयव जो हमारा 51 है किसी भी, ठीक है,
किसी भी अवयव का प्रतिबिंब, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा समुच्चय ए के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैंने क्या लिखाया कि अवयव 51 किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा समुच्चय ए के लिए। इसका मतलब यही हो गया कि समुच्चय ए के लिए किसी भी अवयव का प्रतिबिंब 51 नहीं होगा। और जब 51 प्रतिबिंब नहीं होगा समुच्चय ए के अवयव का, तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। तो हमने ये लिख दिया कि किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा समुच्चय ए के लिए, अतः फलन आच्छादक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और इसका एक तरीका और भी था अच्छे से सवाल को समझने का, जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि जो परिभाषाएं, प्रकार किस किस तरीके से वो होते हैं, एक एक ही, कब नहीं होगा आच्छादक, कब होगा, वो सब कुछ आप ढंग से पढ़ लीजिए, सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल 7वां बच्चों उदाहरण जो था खत्म हो गया। अब हम आते हैं उदाहरण 8 की तरफ। आइए बच्चों, उदाहरण हमारा 8 पहले पढ़ लेते हैं। क्या करना है, कैसे दिखाना है, वो सब कुछ अब आपके सामने हम बताते रहेंगे साथ साथ। उदाहरण 8 हमारा क्या है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f, जैसे वही बात, सच दैट n2n एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। बच्चों में क्या दे रखा है, f(x) बराबर 2x, जैसे से पहले सवाल में दे रखा था f(x) बराबर विद्यार्थी x का रोल नंबर, उसी प्रकार से हमें f(x) दे रखा है 2x। ठीक है, और जो हमारा प्रदत्त फलन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, f सच दैट n2n, तो ये कह रहा है एक एक ही तो ये हो जाएगा परंतु आच्छादक नहीं है। अब बच्चों एक बात और, इससे पहली क्लास में जब मैंने आपको उसके प्रकार बताए थे, आपको मैंने एक चीज़ कही थी, उसी के बीच में जो हमारी परिभाषा आई थी, आपने देखा होगा जब मैं परिभाषा को बता रहा था कि अगर कोई फलन एक एक ही है, तो हमको पता है कि अगर a से b की तरफ जा रहे हैं तो a का अवयव और b का अवयव एक से एक कनेक्ट होगा या एक से एक जुड़ा होगा। ठीक है, तो उसको बताने के बाद एक उसमें कंडीशंस आई थी बच्चों, जिसको मैंने कहा था कि इसका सवालों में यूज होता है कब, जब फलन को हमें क्या दिखाना हो, एक एक ही। ठीक है बच्चों, तो अब वो जो हमारा प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप एक एक के लिए विशेषता, उसको मैं पहले लिखाऊंगा और उसका यहाँ पर यूज करके बताऊंगा। ठीक है, और उसको बताने से पहले देखो, आपको हो सकता है कुछ एक हल्का फुल्का याद आ जाए पहली क्लास वाला। अगर फलन एक एक ही होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, f(x1) को मानते हैं किसके बराबर, f(x2) के, जैसा आपको मैंने बताया था f(x1) बराबर f(x2) हम कर लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, f(x1) बराबर f(x2) को सॉल्व करेंगे। अगर किसी तरीके से x1 बराबर x2 आ जाए, ठीक है, x1 बराबर x2 हमारा आ जाए, तो हमारा फलन एक एक ही होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, इसका यूज मैं सवाल में करने वाला हूँ, फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको आच्छादक की कंडीशंस क्या इसके लिए बनती हुई नजर आएगी। तो पहले हम इसको हल कर लें। ये देखिए बच्चों, तो आपको मैंने क्या बताया कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक एक ही की, और जो आपको मैंने प्रॉपर्टीज से पहली क्लास में बताई थी वो पहले मैं लिख के बताऊंगा और उसका यूज हम यहाँ पर कर देंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे करके, ये इस प्रकार भी दिखाया जाता है, एक एक की के लिए। ठीक है बच्चों,
तो मतलब एक एक ही के लिए मतलब जो मैं लिखाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब जो काम कर रहा हूँ वो एक एक ही को दिखाने के लिए हो रहा है। ठीक है, अब जो मैं काम करने वाला हूँ तो उसके लिए मैंने जैसा आपको अभी बताया क्या करेंगे, f(x1) को मानेंगे f(x2) के। इस बात को ध्यान रखिए जरा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना f(x1) बराबर f(x2). ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था f(x1) बराबर हम क्या करते हैं, f(x2) करते हैं। ठीक, उसके बाद जो हमें फलन दे रखा है कि f(x) किसके बराबर है, 2x है। कुछ भी हो सकता है वो, 2x 3x 4x, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को कंपेयरिंग करना है और देखना है कि अगर f(x) 2x है तो f(x1) कितना आएगा और f(x2) आपका कितना आएगा। ठीक है बच्चों, f(x1) कितना आएगा और f(x2) आपका कितना आएगा। तो अब मैं जरा इसको यहाँ पर करता हूँ जरा। ठीक है बच्चों, तो ऊपर देखिए f(x) कितना है, 2x है, तो f(x1) सिंपल सी बात क्या है बच्चों, 2x1 आएगा। मतलब कुछ नहीं किया हमने, जहाँ पर x था वहाँ क्या रख दिया, x1। तो 2x1 बराबर ये हमारा क्या हो गया, 2x2। आप इसके आगे इम्प्लाइज का निशान भी लगा सकते हैं, क्योंकि इम्प्लाइज का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, दर्शाना, कि अगर ये ऐसा है तो ये चीज़ ये दर्शाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, फिर इम्प्लाइज का निशान, 2 से आपका 2 कट गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के। तो वही बात, f(x1) को मैंने किसके इक्वल लिया, f(x2) के। सॉल्व करने का मतलब जो मैं बार बार कह रहा था वो ये होता है कि ऊपर से वैल्यू आपने रखी और पूरा सॉल्व करते गए कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करते गए। अगर वो x1 बराबर x2 आ गया, मतलब जो नंबर इस ब्रैकेट के अंदर है और जो नंबर इस ब्रैकेट के अंदर है, अगर वो एक जैसे आ गए सॉल्व करने पर, जैसे x1 बराबर x2, तो वो हमारा केस किसका बन जाएगा, एक एक ही का। तो एक एक ही आपका यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, और जो हमें इसको दिखाना था कि एक एक ही है, उसकी बात यहाँ पर आके ख़त्म हो गई। अब हम बच्चों बढ़ेंगे आगे आच्छादक पर। ये कह रहा है कि किंतु आच्छादक नहीं है। अच्छा बच्चों, फलन कहाँ से कहाँ जा रहा है, n to n। आपको मैंने इससे पहले सवाल में क्या बताया कि n हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जिसकी शुरुआत हमेशा नंबर 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6। तो इस बात का जरा बच्चों ध्यान रखना। तो अब इसमें जो हमें दे रखा है वो n से कहाँ पर जा रहे हैं, हम n की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, n से n की तरफ जा रहे हैं। तो अब फंक्शन हमें दे रखा है या फलन दे रखा है f(x) बराबर 2x। तो आप इसको ऐसे दे सकते हैं, आच्छादक के लिए। मतलब जब आप ये बात ऐसा लिखेंगे ना बच्चों, तो उससे ना क्या फायदा होगा, उससे ये होगा कि जो काम हम इसके लिए कर रहे हैं तो वो हमारा ऊपर है, या दूसरे के लिए करें तो नीचे है, वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि ये इसके लिए किया गया था और ये इस वाले के लिए। तो बात करते हैं अब आच्छादक की। आच्छादक में फंक्शन जा रहा है n to n। हमको पता है कि भैया n होता है 1 2 3 अप टू, चलते रहेगा हमारा। ठीक है, अब जरा बच्चों इस पर ध्यान देना, मैं इसके लिए भी 2 वो बनाऊंगा, एक गोले सर्किल, आप कुछ भी कह दीजिए। ये देखिए जरा, और बच्चों अब एक बहुत बहुत जरूरी बात आने वाली है। और देखो होता वही है कि आप जैसे 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 सवाल की तरफ जाते जाएंगे तो उससे क्या होगा, नई नई बातें आपको निकल के सामने आती रहेंगी। और जबकि वो बातें ऐसी नहीं है कि उस चैप्टर से कनेक्ट ना होती वही हैं, पर ध्यान देने वाली बात होती है कि किसको हम क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। अब जरा यहाँ पे देखिए जरा, जो मैं बताने वाला हूँ आपको, n to n है, इसको जैसे मैंने मान लिया n, इसको भी मैंने क्या मान लिया n, और ये हमारा जा रहा है f। ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया n to n। n भी किसका समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का, और n भी दोनों एक जैसे ही हैं। तो मैं इसको देखो ऐसा करता हूँ, 1 2 3 4,
और बच्चों देखो वही बात जो आपको मैं कहना चाह रहा था कि ये हमारा, या तो देखो बात ये होती है ना, या तो वो कहता है कि भैया n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जो हमें 100 तक लेना है, तो उसका मतलब 1 से लेकर 100 तक हम रुक जाएंगे। नहीं कह रहा तो उसका मतलब वो 1 से तो शुरू होगा, चलता जाएगा वो 100, 200, 300, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मैंने फिलहाल ऐसे मान लिया 1 2 3 4 और डैश। आप इसको ये समझते हैं कि वो हमारा आगे भी चलता जाएगा। ऐसे यहाँ मान लें बच्चों, ये देखो 1 2 3 4 और यहाँ भी बच्चों मैंने मान लिया डैश कि हम इसको आगे तक ऐसे ही बढ़ा रहे हैं। अब जरा बच्चों यहाँ पर आइए जरा कि हमें क्या दे रखा है, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ से तो हमारा क्लियर हो गया कि फंक्शन हमारा एक एक ही हो गया है। एक ही का मतलब एक अवयव एक से कनेक्ट होगा। ठीक, अब बच्चों बहुत जरूरी बात, इस बात का ध्यान देना है आपको विशेष रूप से। देखो मैं कितना इस पर जोर दे रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। आइए जरा, यहाँ पर हमें f(x) क्या दे रखा है बच्चों, 2x। f(x) हमें क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। ठीक है, अच्छा तक के लिए काम हो रहा है। n to n का मैंने एक फिगर यहाँ आपको बना के बता दिया है। f(x) हमें क्या दे रखा है, 2x। ठीक, फंक्शंस जो है वो हमको पता है कहाँ से कहाँ जा रहा है, n to n। देखिए n से n पर जा रहा है और f(x) हमें 2x दे रखा है। यहाँ तक बात आपकी खत्म हो गई है। अब जरा देखिए सबसे ध्यान वाली बात क्या है, देखिए n to n मतलब इस n से इस n की तरफ, इतना हो गया। चलो मैं ये काम ही करता हूँ, इस n का लेता हूँ सबसे स्टार्टिंग वाला नंबर। बच्चों स्टार्टिंग वाला नंबर क्या आ रहा है इसका, 1। नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो स्टार्टिंग वाला नंबर मैंने क्या ले लिया, 1। तो जब मैं इस 1 को इस फंक्शंस में रखूंगा, बहुत जरूरी बात है बच्चों, ये आपने ये बात पकड़ ली, मैं सच्ची कह रहा हूँ। आपको जितने भी सवाल इस टाइप के आएंगे, विशेषकर अच्छादक के लिए ही काम करता है, पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 to 1 में कोई टेंशन नहीं होती, 1 का 1 पे गया, इस प्रकार दिखा दिया, आंसर आ गया। अच्छादक में थोड़ा सा कह सकते हो घुमाने वाला काम हो जाता है, पर आप इस प्रकार करेंगे तो काम चल जाएगा 101%। n का मैंने एक अवयव ले लिया 1, तो ये जब मैं 1 को यहाँ रखूंगा ना x की जगह, जैसे मैंने यहाँ पर देखो x को रखा 1, आप देखिए देखो इस प्रकार कह रहा हूँ मैं, यदि x बराबर 1, तब बच्चों यहाँ देखिए मैंने x को क्या रख दिया, 1। यदि x बराबर 1 आप लिखिए, तब यहाँ पर f1 आ जाएगा, आपको बताइए, और ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 बराबर 2। तो अब बच्चों जरा एक बात पर ध्यान देना, x को मैंने 1 रखा, हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, जांच रहे हैं, तो पहले 1 पर रखा, तो f1 कितना आया बच्चों, 2 आया। अब ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, ये तो हमने निकाल के बता दिया, और भी करके बताएंगे। तो बच्चों जब हम x की वैल्यू रखते हैं कहाँ से, जहाँ से मैपिंग या फलन शुरू हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ देखा वो इस n से एक अवयव 1 कहाँ पर रखा, x की जगह, तो उसका आंसर कितना आ रहा है, 2। तो हम ये कहेंगे कि 1 की जो मैपिंग है वो कहाँ की बनेगी, 2 पर। मतलब आप ये समझिए कि जो f के अंदर होता है अवयव, ठीक है बच्चों, जो अवयव f के अंदर होता है, मैं देखो उसको एक बार और कहूँगा, जो अवयव f के अंदर आता है ब्रैकेट के, यहाँ देखिए से ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, वो अवयव कहाँ का होता है, वो अवयव होता है वहाँ का जहाँ से आपकी मैपिंग या फलन की शुरुआत हो रही है, जिस समुच्चय से। जैसे यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हो रही है, n से, तो यहाँ देखिए n में हमने x को 1 रख दिया, आंसर कितना आया इसका, 2। तो 2 जो आंसर आता है, तो इसका मतलब ये है कि हम a को किससे मिलाएंगे, 2 से, तो जो आंसर आता है वो बन जाता है उसका प्रतिबिंब किसका, 1 का। मतलब अगर मैं इसको फिगर में दिखाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, ऐसे, समझ गए,
F1 बराबर 2, तो F के अंदर जो वैल्यू आती है वहां से समुच्चय की शुरुआत होती है फलन के लिए, तो वो अवयव हम अंदर लिखते हैं। और जो आंसर आता है, जैसे हमारा 2 आंसर आ रहा है, तो हमें इसका मतलब ये है कि एक को बच्चों देखो आप ऐसे भी कर लो जिस प्रकार आपको समझ में आए, जो एक है ना एक और आंसर कितना आया 2, तो जो F के अंदर नंबर है उसको आपको 2 से बनाना है। शॉर्टकट आप ये समझ लीजिए कि जो F के अंदर आ रहा है अवयव उसको आपको किससे बनाना है 2 से, तो इसका मतलब एक जो है वो कहाँ आके मिलेगा 2 पर। और देखिए जरा, यदि x बराबर 2, ठीक है बच्चों, तब F2 यहां पर आ जाएगा क्योंकि हम x को 2 रख रहे हैं, तो F2 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर 2 इंटू 2 मतलब 4, 2 इंटू 2 4 आ गया हमारा। तो अब इसका मतलब जैसे मैंने बताया कि जो 2 है वो किससे आके मिलेगा 4 से, तो जैसे यहाँ पर जो 2 है तो 2 हमारा किससे आके मिल रहा है 4 से। आगे बच्चे समझ में। तो अब इसी प्रकार अगर हम 3 रखेंगे x को, तो हमको पता है यहाँ F3 आ जाएगा और वहाँ पर 2 3 6, तो मतलब 3 जो है वो कहाँ पे आके मिलेगा 6 पर। तो इसी प्रकार हम इसको चलाते जाएंगे, जितने अवयव रखते जाएंगे वो यहाँ पर हमारा पुटअप होते जाएगा। पहली बात हमारी यहाँ पर आके खत्म हो गई है। अब बच्चों जरा इस पर एक विशेष ध्यान देना, n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है जैसे मैंने आपको बताया, तो n की वैल्यू हमारे हमेशा 1 2 3 4 आएगी, माइनस नहीं आएगा इसमें, ना हमारा कोई फ्रैक्शन का नंबर आएगा या भिन्न का नंबर भी नहीं आता है। तो अब इस बात पर जरा बच्चों गौर करो, मैंने आपको बताया था f प्रतिबिंब क्या होता है। f प्रतिबिंब वो अवयव होते हैं जहां हमारा फलन की एंडिंग होती है जिस समुच्चय पर। कहां से कहां जा रहे हैं बच्चों, n से n की तरफ गए। तो अब जरा यहां पर ध्यान देना, 2 प्रतिबिंब हो गया a का, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया है। 4 हो रहा है प्रतिबिंब किसका बच्चों 2 का, ऐसे और ले लेंगे तो 6 हो जाएगा हमारा 3 का। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसमें ये था जैसे हम जा रहे हैं n to n, ठीक, तो यहाँ पर अगर कम से कम एक अवयव भी छूट गया, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण साथ कराया है, एक अवयव भी छूट गया जो प्रतिबिंब ना हो इस अवयव का, तो वो हमारा आच्छादक नहीं होता है। तो अब सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में कि अवयव जो हमारा एक है, फिलहाल कम से कम एक पर ध्यान दीजिए, जो हमारा अवयव एक है वो किसी का भी f प्रतिबिंब नहीं बन रहा है इन अवयव का, और जब ऐसा होता है तो फलन हमारा आच्छादक नहीं होता है। तो यहीं पर आपका सवाल आके खत्म हो जाएगा। मतलब इस सवाल की बच्चों पूरी डिटेल है कि कैसे 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 दे रहे हैं, और यही आपको तरीका आगे के सवालों में भी लगाना है, चाहे उदाहरण करो और एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। और हाँ बच्चों एक चीज़ और, जैसे मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया था, प्रांत सह प्रांत और आपका परिसर, तो जहाँ से शुरुआत होती है वो तो हमारा होता है प्रांत, जहाँ पर एंडिंग होती है वो होता है सह प्रांत, और जो इमेज का एक समुच्चय आता है होता है परिसर। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों एक जैसे हैं, पर ये कहलाएगा क्या बच्चों प्रांत, और ये क्या कहलाएगा सह प्रांत। तो हम क्या लिखेंगे सह प्रांत। अब बच्चों इस बात पर ध्यान देना, जैसे मैंने ये लिखा हुआ सह प्रांत, तो सह प्रांत अगर लिख दिया तो हम बात कर रहे हैं इस वाले एन की, अगर मैं लिखता प्रांत तो बात करते पहले वाले एन की। तो देखो छोटी छोटी बातें और कितनी मेन हो जाती हैं। ठीक है, सह प्रांत एन का अवयव, ठीक है बच्चों, सह प्रांत एन का अवयव एक, मतलब जो हमारा सह प्रांत एन का अवयव एक है ना, अवयव एक, प्रांत एन के किसी भी अवयव
का प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब नहीं है। और अगर ये आपका प्रतिबिंब नहीं है प्रांत के किसी भी अवयव का, तो वो किसका हो जाएगा केस, आच्छादक नहीं होने का। तो हमने ये लिखा दिया अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं होगा। तो बच्चों ये आपका सवाल जो था उदाहरण 8 वो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। तो वही बात जैसा मैं आपको बताया, साथ साथ मतलब जो परिभाषा है उसको कैसा कैसा मैंने बोल के आपको बताया था, लिख के बताया था, किस किस प्रकार से किसको क्या कहते हैं, अच्छे से पढ़िए और तब उसका उपयोग यहाँ करेंगे तो वो चीज़ें आपकी सरलतम होती जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 9 पर। ये देखिए उदाहरण नंबर बच्चों हमारा आ रहा है 9 या 9वां कह सकते हैं आप। सवाल में अगर आप एक बात नोट करेंगे तो वो सवाल क्या है, देखिए जो हमें ये दे रखा है बच्चों ना, फलन f(x) बराबर 2x, सेम फलन की कंडीशन हमारी अभी अभी खत्म हुई है उदाहरण 8 में। पर बच्चों एक बात इस पर आपकी अलग हो गई है, देखिए क्या वहां पर जो हमारा फंक्शन था या फलन था वो जा रहा था n to n प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर, यहाँ पर ये जा रहा है r to r। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि r किसको दिखाता है, समुच्चय, n का आपको मैंने लिखा दिया था, z भी होते हैं, q भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो कहीं कहीं बुक्स में तो वो लिख देते हैं कि जैसे कि ये हमारा वास्तविक संख्याओं को दिखा रहा है, ये पूर्णांकों के लिए दिखा रहा है, ये परिमेय संख्या को दिखा रहा है, तो कहीं कहीं लिख के आपको बता देते हैं। और कहीं कहीं पर ये होता है कि वो आपको लिख के नहीं बताता है। अब जैसे इस सवाल में आप कह सकते हैं, बस हमें ये तो दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r to r एक एक की तरह आच्छादक है। अब बताइए इस पूरे सवाल में इसने कहीं लिखा हुआ कि ये जो r है वो क्या है, तो मैं इसलिए कह रहा था कि उसकी कोई टेंशन की बात है नहीं। फिलहाल चाहे लिखे ना लिखे हम तो आपको लिख के बता ही देंगे कि किसको क्या कहते हैं। तो n जहाँ भी लिखा हुआ आएगा बच्चों, जो हमने यूज़ किया था पहले सवाल में, वो होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका r आ रहा है, तो अब r क्या होता है वो मैं आपको लिखाने वाला हूँ, जो भी आता है हम लिखाते रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए पहले ये सवाल हमारा 9 है। तो बच्चों क्या क्या दिखाना है इसको, एक एक की और आच्छादक। r क्या है वो मैं भी आपको लिखाने वाला हूँ, पर हमें करना क्या है पहले उस पर ध्यान देते हैं। एक एक की का मतलब एक अवयव की मैपिंग एक पर आ जाएगी, ठीक। आच्छादक का मतलब क्या हुआ कि जो प्रांत और सह प्रांत होते हैं, प्रांत का मतलब जहाँ से शुरू करते हैं, सह प्रांत का मतलब क्या हुआ जहाँ से हम एंडिंग इसकी हो जाती है। सह प्रांत का हर अवयव प्रतिबिंब होगा प्रांत के अवयव का, मतलब सह प्रांत में एक भी अवयव छूट गया तो आच्छादक नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर आच्छादक आता है जो दिखाना है, तो सह प्रांत में सारे अवयव की इमेज या प्रतिबिंब होंगे, ठीक है, क्योंकि आच्छादक है तो प्रतिबिंब आएंगे सारे अवयव के, एक भी छूट गया तो नहीं आएंगे। पर इस सवाल में आ रहा है तो हमें दिखाना पड़ेगा। पर उससे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक की देखिए, एक एक की के लिए ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एक एक की के लिए। तो बच्चों देखो एक एक के लिए हमारा जैसा हमने पीछे किया था अभी सवाल 8वें में, ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं जरा। माना f(x1) जैसा देखो आपको याद होगा भी बराबर f(x2),
ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम यही है, f(x1) को हम किसके बराबर मान लेंगे, f(x2) के। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। f(x) हमें क्या दे रखा है बच्चों, 2x। तो मैंने क्या बताया था कि f(x1) f(x2) की जो वैल्यू है हम ऊपर से यहाँ पर रख देंगे। तो अब f(x1) कितना आएगा, इसके अनुसार 2x1, ठीक है। f(x2) कितना आ जाएगा यहाँ से, 2x2, ठीक है। तो 2x1 कितना आ गया, 2x2 के बराबर। तो यहाँ से हम ये करेंगे, 2 से 2 को काटा तो x1 की जो वैल्यू हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है, x2 आ गई है। तो जैसे f(x1) को हम f(x2) के इक्वल मानेंगे, सॉल्व करेंगे, x1 अगर x2 के बराबर आ गया तो वो हमारा एक ही हो गया। तो ये समझ लीजिए कि उदाहरण 9 का जो फर्स्ट पार्ट है कि एक और अछादक दिखाओ, तो एक का यहाँ पर समापन हो गया है। अब हम बढ़ेंगे अछादक के लिए, ठीक है। तो अब जरा पहले इसकी बात कर लेते हैं, जो मैंने कहा था आर। देखो पहले यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ अछादक के लिए, फिर यहाँ पर लिखा दूंगा आर किसको दिखा रहा है, अछादक के लिए। देखिए बच्चों, तो यहां पर मैं आपको पहले से लिखा दूं, जो ये आर दे रखा है, जो हमको बच्चों यहाँ आर दे रखा है, आर कहते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी वास्तविक, उन सब का समुच्चय बनाओ, तो वो समुच्चय इसमें दे रखा है हमें आर। तो बच्चों क्या होता है, किसी किसी सवाल में वो कहता है कि आर प्लस वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है धन पूर्णांक के लिए, तो धन संख्याएं लेनी है, माइनस है तो माइनस लेना है। पर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो उसमें कुछ भी आ सकता है, प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, जीरो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आर यहाँ क्या हो बच्चों, आर वास्तविक ठीक है बच्चों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो बच्चों आपको मैंने अलग से लिखा दिया कि आर हमारा क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपका प्लस माइनस जीरो भिन्न कुछ भी आ सकता है, 3/5, 5/6, 8/10, 10/15, कुछ भी। तो वो हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं जरा यहाँ पर बच्चों, आच्छादक के लिए। अब जरा इसको भी मैं एक फिगर से दिखाऊंगा, तो आप भी ये कोशिश करना कि जैसे जैसे सवाल हम आगे बढ़ते जाएंगे उसकी प्रैक्टिस आप फिगर के साथ साथ करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए, देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों, R to R। तो R to R का मतलब क्या हुआ कि ये भी R होगा और ये भी हमारा क्या होगा, R होगा। पहली बात बच्चों ये ठीक हो गई हमारी। ये हमारा हो जाएगा F। तो अब हम चले गए R से R की तरफ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि जो हमारा R है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो उसमें सारी वैल्यू आएंगी। तो अब देखो हम इसमें और इसमें दोनों एक जैसे हैं, ये भी R है ये भी R है, तो नंबर हम एक जैसे ले लेंगे और उसके अनुसार देखेंगे कि क्या क्या इसमें आएगा। तो बच्चों जरा यहाँ पर देखिए, ये हमें क्या क्या होगा, 1 2 3। बच्चों इस बात का ध्यान देना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो उसमें कुछ भी आ सकता है। फिलहाल 1 2 3 डैश करके प्लस माइनस भिन्न कुछ भी, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया, डैश आप और लगा दीजिए। यहाँ पर हमारा आ जाएगा, देखिए जरा इसमें 1/2 3/2
या 5/2। तो बच्चों मैं एक बार आपसे फिर कह रहा हूं, नंबर लिखने के बाद बस पूरा समुच्चय है, तो समुच्चय का मतलब यह है कि सारी संख्याएं वास्तविक उस समुच्चय के अंदर आएंगी। यहाँ पर जो मैं आपको करके बता रहा हूं वो एक उदाहरण है उस सवाल के लिए। जबकि देखो, अब जैसे कि मैंने इससे पहले सवाल कराया था कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, हमको पता है शुरुआत 1 से होगी, ठीक बात है, कुछ नहीं पता कहाँ तक जाएं। तो सवाल के अनुसार, जैसे मैंने वो सवाल था 7वां, 51 तक रोक दिया, क्योंकि 51 से एक अवयव की इमेज नहीं बनी, सवाल खत्म। तो उसी प्रकार हम इसको देखते हुए चल रहे हैं, 1 2 3, यहाँ देखिए ये डैश लगा दिया है, मतलब आते रहेंगे इसी प्रकार। फिर मैंने वो डाल दिया, देखिए बच्चों, फ्रैक्शन 1/2, 3/2, 5/2 और डैश। इसके अंदर बच्चों माइनस भी आ सकता है, ठीक है ना, सारी संख्याएं आ जाएंगी। अब जरा यहाँ आते हैं, 1 2 3 फिर डैश। तो मैं फिलहाल बच्चों जो संख्याएं ले रहा हूं वो इसी के अनुसार ले रहा हूं, ठीक है, जैसे सवाल की जरूरत है। और डैश आप नीचे भी लगा दीजिए कि और भी बहुत सारी संख्याएं आएंगी। अब देखते हैं बच्चों जरा, तो जैसा मैंने आपको अभी कराया, यदि पहले यहाँ देखिए कि हमें f(x) जो दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर जो जगह बची है, f(x) हमें दे रखा है बच्चों कितना, 2x, ठीक है, f(x) हमें क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। तो पहले देखिए जरा, यदि x बराबर 1, x को बच्चों ने क्या मान लिया, 1, तब बच्चों f(a) कितना आएगा, 2। ये देखिए x को 1 माना, तब f(a) कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। अब f(a) हमारा 2 आ गया। जो आपको मैंने अभी सवाल बताया था, वो कहा था विशेष ध्यान देना है इस बात पर, f(a) बराबर 2 आ गया। तो मैंने क्या कहा, जो f के अंदर अवयव आएगा वो मिलेगा 2 से, मतलब 1 जो है वो मिलेगा आपका 2 से, ठीक है बच्चों। ऐसे ही और देखिए भी, तो एक पहले आपको मालूम पड़े कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। x को मैंने मान लिया 2, तब बच्चों यहाँ क्या आएगा, f(2) आ जाएगा, और 2 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो अब f(2) = 4 आया, तो इसका मतलब ये है कि जो 2 अवयव है किसका, r का, प्रांत का, मतलब f के अंदर जो अवयव लेते हैं वो होता है प्रांत का अवयव, जहां से हमारी मैपिंग शुरू हुई है। विशेष ध्यान देना, मतलब सब कुछ गलत हो जाएगा। और बराबर में जो होता है जहां पर एंडिंग, मतलब 2 मिलेगा 4 से, तो 2 हमारा जैसे यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ, 4 भी तो आएगा, तो 2 मिल जाएगा 4 से, ठीक। ऐसे हम लिखेंगे 3, तो 3 हमारा मिल जाएगा 6 से। देखिए यहाँ अगर 4 है तो वहाँ 5 6 भी आएगा, तो 3 मिल जाएगा आपका 6 से, ठीक। अब हम एक काम ही करेंगे बच्चों, वास्तविक संख्याओं में मैंने क्या बताया, प्लस माइनस जीरो भिन्न कुछ भी आ सकती हैं। अब मैं ट्राई करूंगा भिन्न के लिए कि भिन्न के लिए क्या अंतर आ रहा है। ये देखिए, यदि x बराबर 1/2, तब देखते हैं बच्चों क्या आएगा। x को मुझे क्या रखना है, 1/2, तो ये तो बच्चों ऐसा हो गया 2 × 1/2, क्योंकि x का मान कितना है, 1/2 है, तो ये तो आ गया 2 × 1/2। 2 से 2 कटा तो बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा, 1। तो f 1/2 हमारा जो आया है वो किसके इक्वल आ गया है, 1 के। तो अब इसका मतलब जैसा आपको बताया, f के अंदर का अवयव क्या होता है, प्रांत का, मतलब जहां से हमारी मैपिंग शुरू हुई है। 1/2 कहाँ लिखा हुआ बच्चों, ये रहा लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। तो 1 के इक्वल आने का मतलब ये है कि ये सह प्रांत के नंबर 1 पर आके मिलेगा। मतलब 1/2 को हम किससे मिला देंगे बच्चों, इस वाले 1 से। तो इस सारी बात आपको मालूम पड़ गई। और देखिए, अगर मैं 1/2 के बाद आता हूँ 3/2 पर, 3/2, चलो एक और ले लीजिए, यहाँ पर ले लेते हैं। यदि x बराबर 3/2, तब f 3/2
इसका आंसर देखते हैं बच्चों कितना आएगा, 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया, ये कितना आएगा बच्चों 3। तो इसका मतलब f 3/2, 3/2 मतलब जो प्रांत का अवयव है 3/2 वो किसके बराबर आ रहा है 3 के, मतलब 3/2 वो आके मिलेगा 3 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए अगर फलन fx बराबर 2x है तो हम x की जगह कोई से भी वैल्यू ले लें, चाहे प्लस की ले लें, माइनस की ले लें, कुछ भी ले लें, वो सारी की सारी कहाँ आके मिल जाएंगी, सह प्रांत के अवयव पर। मतलब सह प्रांत का कोई सा भी अवयव ऐसा नहीं होगा जो f प्रतिबिंब ना हो, मतलब सारे अवयव सह प्रांत के वो प्रतिबिंब बन जाएंगे। और जब प्रतिबिंब बनेंगे तो बच्चों वो किसका केस होता है, आच्छादक का। ठीक है, तो हम देखिए बच्चों इतना करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो उससे सारी बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखिए बच्चों, मैं इसको यहाँ पर लिखा दूँ, ये यहाँ पर लिखा देते हैं। ठीक है, जो उसका फाइनल पॉइंट्स हमारा वो यहाँ आके हो जाएगा खत्म। ये देखिए बच्चों, ठीक है, तो उसको ऐसे लिख दें, अतः सह प्रांत, ठीक है बच्चों, अतः सह प्रांत R का प्रत्येक अवयव, ठीक है बच्चों, प्रांत सह प्रांत, अतः सह प्रांत R का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब होगा किसका बच्चों, प्रांत के अवयव का। मतलब सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब होगा प्रांत के सभी अवयवों का। बस आपको इतना लिखना है कि सह प्रांत जो हमारा आर है उसके सारे अवयव प्रतिबिंब होंगे प्रांत के सभी अवयव होंगे। और आपको ये बात तो पता है, जब मैंने आपको कल बताया था क्लास में कि अगर कोई भी अवयव यहाँ छूट गया जो इससे कनेक्ट नहीं है, मतलब प्रांत का कोई अवयव अगर छूट गया जो कनेक्ट नहीं है किससे, सह प्रांत से, तो फलन ही नहीं होता, तब तो सवाल ही नहीं बनता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे अवयव इससे कनेक्ट हो जाएंगे, पहली बात हो गई। और इसमें भी कोई ऐसा अवयव नहीं होगा जो छूटेगा या जो प्रतिबिंब ना हो इसके अवयव का। बस आपको इतनी बात लिखनी है, और जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फलन आच्छादक, फलन क्या बच्चों, आच्छादक होगा। ये बच्चों आपका सवाल नंबर जो 9वां था वो यहाँ पर आके खत्म हो गया। तो आप देखो ये सब जो आपको तरीके बताए जा रहे हैं वो जांचने के लिए हैं कि आखिरकार हम इसमें प्लस रखें तो उसका जो है वो जुड़ाव या संबंध सह प्रांत के अवयव से होगा या नहीं होगा। हाँ बच्चों देखो एक चीज़ और इसका भी ध्यान रखना, कभी एक और क्या हो जाता है कि जैसे मैंने यहाँ पर रखा x बराबर 1/2 या कुछ भी, अगर जैसे यहाँ पर मैंने रखा f1/2 1, आप इसको पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इसका आंसर कितना आया था, f1/2 का आंसर 1 आया था। बाई चांस यहाँ पर एक ऐसा नंबर आ जाए, कहाँ पर, बराबर में एक ऐसा नंबर आ जाए जो आपका सह प्रांत में है ही नहीं, तो तुरंत आपको लिखना है फलन आच्छादक होगा। क्योंकि बच्चों जब यहाँ पर वो अवयव है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा प्रतिबिंब नहीं होगा उस अवयव का। तो ऐसे ये सवाल आ जाते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ अवयव सारे आ रहे हैं, तो ये हमारा प्रतिबिंब होगा आर के अवयव का प्रांत के, और जब अवयव होगा तो फलन आच्छादक हो जाएगा। तो बच्चों ये अभी हमने आपके उदाहरण 7, 8, 9 किए हैं। इसके बाद की जो हमारे एग्जाम्पल आएंगे या जो होंगे उसको हम करेंगे अगली क्लास में। और मैं आपको विशेष रूप से कह रहा हूँ जो आपके संबंध का सवाल थे जो मैंने कराया था आपको पहली क्लासों में, या जो अब हम ये शुरू कर रहे हैं, उसके बाद आपके जो आते रहेंगे वो थोड़े इस प्रकार सवाल होते हैं
कि उन पर कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, ध्यान की ज़रूरत होती है। तो बस आपसे मैं ये कहूँगा कि ध्यान लगाइए और देखिए कैसे कैसे हो रहा है, एक दो बार करके ट्राई करेंगे तो वो काम आपका आसान हो जाएगा। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में नए उदाहरण के साथ, उदाहरण नंबर 10। ठीक है बच्चों, टेक केयर।